डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, यानी वर्धमान और ह्रासमान फलन। और इसमें जो आपका डेरिवेटिव है उसका क्या यूज है, क्या प्रयोग होता है, और कैसे उस प्रयोग द्वारा हम बिना फलन का ग्राफ बनाए भी हम जान सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है। तो चलिए वर्धमान और ह्रासमान को शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके शब्द का क्या मतलब है, ठीक है, और यहाँ जो जिस संदर्भ में प्रयोग किया गया उस संदर्भ में उसका क्या मतलब है ना। जैसे बोला जाए कमेंट, क्या बोला जाए, कमेंट। अब कोई व्यक्ति अच्छा सा ड्रेस पहन के जा रहा है और आप कमेंट बोल दिए, तब क्या होगा है। अब कमेंट का वहां क्या मतलब है दूसरा, लेकिन हम जब बोलते हैं कि हमारे जो आपको हम लेक्चर देते हैं उस पर आप कमेंट्स करिएगा, है, तो कमेंट करने का क्या मतलब, वही वाला मतलब हुआ नहीं, वहां संदर्भ बदल जाता है ना। यानी आप जो चीजें नहीं समझाए वो चीज इसमें कमेंट करेंगे, और वहां जब किसी ड्रेस पे हम कमेंट करते हैं तब वो अलग होता है। तो ऐसे ही किसी चीज पे जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक शाब्दिक मतलब क्या है, उस शब्द का क्या मतलब होता है वो, और यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है यहाँ उसका क्या मतलब है, वो दो चीजें होती हैं। तो दोनों चीजें हम पढ़ेंगे। वर्धमान माने बढ़ने वाला, जान ही रहे, ह्रासमान माने घटने वाला, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ज्यादा क्लियर है ना। ये शुद्ध हिंदी है। आजकल लोगों को हिंदी आती ही नहीं, हिंदी क्या शब्दकोश ही उनका कमजोर होता जा रहा है। अपने शब्दकोश को बढ़ाइए अगर चाहते हैं कि सही शब्दों में हम लोग बातें कर सकते हैं, नहीं तो लोग गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, है ना। देखिए अक्सर किसी से अगर ज्यादा बात करने लगिए तो उसके पास जब शब्द नहीं रह जाते हैं तो गाली गलौज उतारू हो जाता है, ठीक। तो इसलिए जो है गाली गलौज ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। वर्धमान और ह्रासमान यानी शब्दकोश बढ़ाना है, मेरे कहने मतलब ये। तो वर्धमान माने बढ़ने वाला, ह्रासमान माने घटने वाला। तो चलिए एक फलन लेते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू कोई फलन दे दे, सपोज करिए मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे दिया गया। अब अगर हम इसको y मान लें और इसका एक टेबल बनाएं और इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ खींचें, हमने आपको बताया था ग्राफ खींचना कि -3 रखते हैं, -2 रखते हैं, -1 रखते हैं, 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं और इसकी वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो -3 रखेंगे, 9 2 11, आप मत होइएगा, बैठे रहिएगा, नहीं 9 2 11 हो जाइए, क्लास हो गया है। तो -2 का वर्ग, 2 + 2 मतलब 4, ठीक। -1 का वर्ग 3, 0 2, 1 रखने पर क्या है बताइए जरा, 1 रखने पर वही 3, 2 रखने पर वही 4 और 3 रखने पर आपका 11, ये मिल गया। और इसका अगर हम ग्राफ खींचें, ध्यान दीजिएगा, इसका अगर हम ग्राफ खींचें x डैश और ये आपका y और y डैश, हम देखिए हमने बताया था आपको कि हर चीज़ की एक फिजिकल मीनिंग होती है और एक मैथमेटिकल मीनिंग होती है। तो गणित, ये गणित है, अगर ऐसे देखा जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसका जब भौतिक रूप में इसका कोई मतलब निकलता है तभी इसका कोई मतलब होता है। अब मतलब कई बार आया तो कौन सा अलंकार हो गया। चलिए अलंकार नहीं पढ़ना, गणित पढ़ना है। तो 1 2 और ये 3, ये आपका -1, ये -2 और ये -3। अब इसमें क्या देखना है, इसमें देखते हैं, बना देते हैं, चलो यहाँ से बनाते हैं, 1 2 बनाए, ज़्यादा ऊपर तक जाना पड़ेगा, चलिए ठीक है, ज़्यादा जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक जाना है। दूरी समान होनी चाहिए, मेरी कम ज़्यादा हो गई कहीं, उतना आप एडजस्ट कर लेंगे। -3 रखने पे 11 आया, -3 11, यानी यहाँ पर आपका पॉइंट होगा। -2 रखने पर 4 आया, x पे -2 y x पे 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट होगा। फिर -1 रखने पर 3 आया, यानी x पे -1 y x पे आपका 3 होगा, ठीक है। और फिर आपका क्या आया है, -1 रखने पर 3 और 0 रखने पर 2, यानी x पे कहीं तो y x पर 2 आया है। फिर 1 रखने पर फिर वही आपका 3 आ गया, 2 रखने पर आपका वही +4 आ गया और 3 रखने पर आपका फिर वही -11 आ गया। अगर इसको हम ज्वाइन कर दें, ठीक, तो इस तरह आपको एक ग्राफ मिल जाता है, ठीक। ग्राफ तो मिल गया। अब ये ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि x का मान जैसे जैसे हम बढ़ाएं, x का मान जैसे जैसे हम बढ़ाएं, मान लो -3 से -2 पे गए, -1 पे गए, वैसे वैसे y के मान में क्या हो रहा है, y के मान में यानी फलन के मान में परिवर्तन जो हो रहा है वो कम होता जा रहा है कि ज्यादा होता जा रहा है। देखिए x बराबर यहाँ क्या है, -3 है, लेकिन y का मान क्या है यहाँ पे 11 है, देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए x बराबर जब -2 हो गया तब y का मान कितना हो गया, 4 हो गया।
तो आप बताइए 11 से 4 हुआ, कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? अंधा भी बता सकता है जो सुन रहा हो कि क्या हुआ कि आपका कम हुआ। किसका मान? y का मान कम हो रहा है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा, बताओ -3 बड़ा -2, इस लोग कहेंगे -2 बड़ा है, सही कहेंगे जो कहेंगे -2 बड़ा है। -3 बड़ा है, -2 बड़ा है। कैसे बड़ा है -2? जान रहे हैं, बता रहे हैं। तो -3 से जब -2 पे आए तो x की वैल्यू बढ़ी, ठीक है, लेकिन y की वैल्यू देखिए क्या हो गई, 11 से 4 हो गई, यानी कम हो गई। तब इस टाइप के फलन को हम कहते हैं कौन सा? ह्रासमान फलन। कौन सा फलन कहेंगे? ह्रासमान। यानी x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ, x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ अगर किसकी वैल्यू, y की वैल्यू घटने लगे तो उस अंतराल में, अब अंतराल यहाँ क्यों आया? क्योंकि आप यहाँ से या इसके पहले जहाँ से भी शुरू करेंगे वहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका मान तो कम होता आएगा, लेकिन यहाँ के बाद जैसे ही हम इधर बढ़ना शुरू करेंगे, यानी मूल बिंदु के इधर जब चलेंगे आप, तो आप देख रहे हैं कि x बराबर 1 पर इसका मान 3 है, y का मान 3 है, x बराबर 1 पर। 2 पर y का मान कितना हो गया? 4 हो गया। और 3 पर y का मान कितना हो गया? 11 हो गया। अब आप बताइए इधर क्या हो रहा है? y का मान बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ही क्या हो रहा है आपका y भी बढ़ रहा है। तो कहा जाएगा इसके इधर ये फलन वर्धमान है और इसके इधर ये फलन क्या है? ह्रास। क्लियर हो गया ना वर्धमान ह्रासमान का क्या मतलब है? तो चलिए अब इसी चीज को बिना ग्राफ बनाए कैसे प्रूफ करेंगे, ये तो हमने ग्राफ से आपको समझाया कि जब x की वैल्यू बढ़े उसी के साथ साथ अगर फलन मतलब fx या y, fx मतलब ही y होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, हम चाहे fx कहें चाहे y कहें, बात एक ही होती है। तो fx की वैल्यू भी अगर क्या होती है? बढ़ती है, तो फलन वर्धमान कहा जाएगा। और अगर एक चीज बढ़ने के साथ साथ दूसरी चीज क्या हो जाए? घटने लगे, तो क्या हो जाएगा? ह्रासमान। अब जैसे हम एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं, आप हमारे फलन हैं, आप हमारे फलन हैं, तो मान लो हम x की वैल्यू हो गए और आप y की वैल्यू हो गए। अब हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आप वैसे वैसे क्या हो रहे हैं? अगर बढ़ रहे हैं मेरे साथ हैं तब तो आप भी वर्धमान फलन में हैं। और लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, कुछ लोग क्या हैं, हम 6.12 पे पहुंचे हैं तो 3.12 की तरफ चल रहे हैं अभी, तो लोग कैसे फलन हो जाएंगे? ह्रासमान। ह्रासमान वाले जान लीजिए, ह्रासमान फलन नहीं बनना है। कैसा फलन बनना है? वर्धमान फलन बनना है। तो चलो इसको समझते हैं। कैसे समझेंगे? अब ग्राफ नहीं समझेंगे, वैसे ही समझेंगे कि देखिए अगर x1 और x2 दो वैल्यू है, x2 बड़ा है x1 से, x2 बड़ा है x1 से, ऐसा मानने पर x1 को x2 को x1 से बड़ा मानने पर अगर हम प्रूफ कर ले जाएं कि x1 पर फलन की वैल्यू x2 पर फलन की वैल्यू से कम है, वही बात कि जैसे जैसे देखो x1 से बढ़ा x2 और fx1 से बढ़ जाए क्या हो जाए? fx2, है ना। यानी एक चीज x का मान बढ़े तो ये y ही तो है, y का भी मान क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो फलन क्या कहलाता है? वर्धमान कहलाता है। यही कहा गया है कि यदि इफ x1 इज लेस देन x2 होने पर, इम्प्लाइज मतलब ऐसा होने पर fx1 हो जाए किसके बराबर? fx2 के fx1 fx2 से छोटा हो जाए या fx2 fx1 से बड़ा हो जाए, तो फलन fx वर्धमान कहा जाता है। क्या होता है? वर्धमान होता है। आई बात समझ में? अभी तक इसमें हम डेरिवेटिव का यूज नहीं बता रहे हैं, अभी केवल ऐसे बता रहे हैं, डेरिवेटिव का यूज अभी देखते हैं बाद में। तो ये आपका हो गया, ठीक। लेकिन अगर x1 छोटा x2 लेने से हमारा इसका उल्टा आ जाए, यानी fx1 बड़ा हो जाए किससे? fx2 से, तो इस टाइप का फलन क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा इस टाइप का फलन? ह्रासमान कहा जाएगा। तो fx क्या होगा आपका? ह्रासमान होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। आई बात समझ में? ठीक। अब इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे fx बराबर मान लो आपको दे दिया गया 4x + 3, ठीक। अब आपसे पूछा गया ये बताइए फलन वर्धमान है कि ह्रासमान? r के लिए, किसके लिए? एक चीज और दिया रहेगा r मतलब अंतराल, कोई एक मतलब उसका क्राइटेरिया होता है। जो चीजें परिभाषित होती हैं, देखिए बात ध्यान रखिए कि जो चीज आप सत्य मानते हैं वो सत्य चीज सभी जगह सत्य नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं सत्य सर्वथा सत्य होता है, नहीं, कुछ उसका क्राइटेरिया होगा, इस अंतराल में वो चीज परिभाषित होगी, उसके आगे उसकी परिभाषा ही नहीं होगी, सत्य कहाँ से होगा? है कि नहीं?
तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ जो हम लोग देखते हैं, बहुत सारे आत्मज्ञानी की बात होती है, आत्मबोध जानते हैं। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मज्ञान ही होता है। हम बार बार इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? आत्मज्ञान। ये जो हम लोग ये चीज़ें पढ़ते हैं बाहरी दुनिया के लिए, आंतरिक दुनिया का मतलब अपने आप को अनुभव करना। तो जो लोग आत्मज्ञानी होते हैं उनके लिए नियम कानून कुछ बद्ध नहीं रह जाते। आई बात समझ में? जैसे आप जो फिजिक्स के नियम लगाते हैं, हर चीज़ ऊपर फेंकने पर नीचे आती है, तो ऐसे कुछ एरिया होगा जहाँ पे ये नियम लागू नहीं होता होगा। ये नियम कहाँ लागू होता होगा? जहाँ ग्रेविटेशनल होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा, अंतरिक्ष में चले जाए तब नहीं लागू होगा ना। तो वैसे ही जो ये सब जो आप बता रहे हैं, ये वर्धमान ह्रासमान, वो किसी न किसी अंतराल में लागू होता है। उसका एक क्राइटेरिया है कि उसी में लागू होगा, उसी में वो चीज़ परिभाषित होगी, अन्यथा वो परिभाषित नहीं होगी। तो ये हमको प्रूव करना है x बिलोंग टू r। r मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब इसके लिए हमने क्या बताया कि ये हम माने और ये हम प्रूफ कर ले जाएं। ये माने और ये प्रूफ कर ले जाएं तो फलन क्या हो जाएगा? वर्धमान। अगर ये माने और ये प्रूफ हो जाए तो क्या हो जाएगा? ह्रासमान। चलो मानते हैं। अब अगर हम x1 मान लें x2 से छोटा है, x1 मान लें x2 से छोटा है, तो हमको बनाना क्या है? fx1 fx इस फलन के लिए fx1 क्या होगा? यहाँ देखिए fx लिखा है, यहाँ x लिखा है। अगर fx1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 4x1 + 3 हो जाएगा ना। यानी ये चीज़ हमको दिखानी है, क्या दिखानी है? fx1 माने 4x1 + 3, ये छोटा है किससे? fx2 माने कितना होगा? आपके बार x2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? 4x2 + 3। ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहा है, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए तेज चल रहा है। हाँ समझ लीजिएगा। वीडियो आप स्पीड कम भी होती है, सब अधिकतर लोग जानते भी होंगे। तो आप स्पीड जैसे ज़्यादा लगे तो उसको मेरी स्पीड कम कर लिया करिए, आगे स्पीड जिन लोगों को कम लगे वो बढ़ा लिया करिए। तो fx = 4x + 3 ये दिया है। अब हम x1 को x2 से छोटा माने हैं, ये चीज़ हमको बनाना है इन दोनों में। तो सबसे पहले दोनों तरफ हम क्या करें? 4 से गुणा कर दें। 4 से गुणा करने में क्या मिलेगा? 4x1 छोटा हो जाएगा 4x2 से। काहे 4 से ही गुणा किए, 18 से काहे नहीं किए? क्योंकि हमको 4x1 लाना था और 4x2 लाना है। तो 4 से ला रहा तो 4 ही से गुणा करेंगे ना। अब क्या करते हैं? दोनों तरफ क्या कर दें? 3 जोड़ दें, 3 घटा दें, 3 जोड़ दें, है ना। अगले पद में करिएगा, ये सब लिखते चलिएगा। दोनों तरफ 3 जोड़ने पर 4x2 + 3। अब आप देख रहे हैं ये चीज़ क्या बन गया? ये चीज़ क्या है? fx1 है, अर्थात fx1 छोटा हो गया किससे? ये क्या है? fx2 है। fx2 से हमने माना क्या था कि x1 x2 से छोटा है, और प्रूफ क्या कर दिए कि fx1 fx2 से छोटा है। तो इस तरह ये फलन क्या सिद्ध हो जाता है? वर्धमान सिद्ध हो जाता है। आई बात समझ में? लेकिन अगर यहीं पे ऐसे होता 4/x होता, क्या होता? 4/x, तो देखो तब क्या होता? देखिए x1 हमने x2 से छोटा माना, अब 4/x1 लाना है, 4/x1 लाना है। तब क्या करें? अगर मान लो हम 4 से भाग ही कर दें तो x1/4 मिलेगा, ये छोटा होगा x2/4 से, होगा कि नहीं? लेकिन हमको उल्टा लाना, तो इसको उल्टा कर दे, तब x1 4/x1 और ये 4/x2। अब आप बताइए यहाँ लेस देन लगेगा कि ग्रेटर देन लगेगा? हमने ग्रेटर देन लगाया है, यहाँ लेस देन लगेगा, ग्रेटर देन लगेगा। अब आपसे हम पूछें कि 3 छोटा होता है 4 से, 3 छोटा होता है 4 से, दुनिया को पता है, आपको भी पता होगी। लेकिन क्या 1/3 1/4 से छोटा होता है? आपके पापा एक सेब लाए, उसके 4 टुकड़े किए, तो उसमें से एक टुकड़ा आपको दिए, और दूसरे पापा मम्मी लेके आई, मान लो आपकी मम्मी लेके आई एक सेब, उसके 3 टुकड़े किए, उसमें से एक टुकड़ा दिए, तो मम्मी वाले टुकड़े में से लेंगे, पापा वाले में से लेंगे, हैं? क्लियर है ना? मम्मी वाले में से लेंगे कि 3 टुकड़ा है, और ये पापा लाए उसमें 4 टुकड़ा कर दिए हैं, तब ये वाला ज़्यादा हो जाता है, यानी ये चिन्ह आपका बदल जाता है। मेरे बताने का मतलब यही था कि जब हम इसको इससे छोटा बड़ा करते हैं, मतलब इस चीज़ को पलटते हैं, तो यहाँ पे जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। यानी ये जो हम लेस देन लगाए हैं, अब ये लगेगा ग्रेटर देन। अब ये देखो, अगर क्या है, ये देखा जाए तो ये है fx1, और ये क्या है आपका? ये है आपका fx2। अब देखो fx1 बड़ा आ गया किससे? fx2 से। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए इतना। ये कौन सा फलन है आपका? ये ह्रासमान फलन है। हाँ देखिए, तो ये क्या है? अंतराल AB में सतत और अवकलनीय है अगर, तो क्या हम जानते हैं? भी इसके पहले हम लोगों ने
पढ़ी थी, कौन कौन प्रमेय पढ़े थे? रोल्स प्रमेय और मध्यमान प्रमेय। रोल्स प्रमेय और मध्यमान प्रमेय पढ़े हैं ना। क्या पढ़े हैं? मध्यमान प्रमेय ये कहती है कि अगर ऐसा है तो सी इस अंतराल ए बी में ऐसा होता है कि एफ डैश सी बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ऐसा होता है ना, ये मध्यमान प्रमेय कहती है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका यूज करना चाह रहे हैं किसमें? वर्धमान ह्रासमान दिखाने के लिए। तो अगर मान लेते हैं कि b बड़ा है a से, b बड़ा है a से, तो उस स्थिति में अगर हम एफ बी माइनस एफ ए निकालते हैं तो ये क्या आएगा? b माइनस ए इंटू एफ डैश सी आएगा। इतना आएगा ना। अब अगर यदि ध्यान दीजिएगा एफ डैश सी 0 से बड़ा हो, एफ डैश सी क्या हो? 0 से बड़ा हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 से बड़ी आएगी। कैसे बड़ी आएगी? क्योंकि यहाँ बी ए से बड़ा है, इसका मतलब ये बी में से ए घटाएंगे तो ये तो धनात्मक आएगा, इससे कोई फर्क है नहीं, ये हो या ना हो। अब चर्चा किस पे केवल करनी है? एफ डैश सी पे। अब एफ डैश सी क्या अगर 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये पूरी चीज 0 से बड़ी आएगी। ये 0 से बड़ी मतलब ये चीज आपकी 0 से बड़ी हो जाएगी। इसलिए एफ बी माइनस एफ ए बड़ा होगा किससे? 0 से। तो ट्रांसपोजिंग कर दें अगर, तो एफ बी बड़ा हो गया किससे? एफ ए से। यानी आपने ए को बी से बड़ा माना था और इसको ऐसे भी लिखा है, इसका एफ ए छोटा है किससे? एफ बी से, है ना। तो ये किसके लिए शर्त थी? अगर यहीं x1 और x2 लिख दें तो पिछली वाली शर्त नहीं बन गई? बताइए, बन गई कि नहीं बन गई? यानी x1 को x2 से छोटा लेने पर fx1 fx2 से क्या आ गया? छोटा आ गया। इसका मतलब ये कैसा फलन हो गया? वर्धमान हो गया। अब ये शर्त यहाँ से ये मिल गई कि अगर किसी फलन के लिए किसी अंतराल में जिसमें वो क्या हो? सतत हो और अवकलनीय हो, तो उस अंतराल में सी किससे बिलोंग कर रहा है? उसी अंतराल से ना। तो उस अंतराल में अगर एफ डैश सी यानी उसका अवकलन उस अंतराल में क्या हो जाए? 0 से बड़ा हो जाए, तो फलन निरंतर वर्धमान कहलाता है। कौन सा वर्धमान? निरंतर में लगातार जी भाई वर्धमान ही, तो निरंतर वर्धमान होगा। और अब ऐसे ही हम दिखा सकते हैं कि एफ डैश सी अगर 0 से क्या आ गया आपका? छोटा आ गया, या एफ डैश एक्स 0 से छोटा आ जाए, तो ये फलन क्या होगा? निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए टॉपिक। हाँ देखिए, आगे हम 3 क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे आपके एक्सरसाइज का। ये कहा गया है कि इसको दिखाइए कि निरंतर वर्धमान, और इसमें कहा गया है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है और 0 से π/2 में इसको वर्धमान दिखाना है और चेक करना है क्या 0 से π के बीच में भी ऐसा है। तो हम यहाँ डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं, है ना। हमने बिना डेरिवेटिव के यूज के बताया, उससे भी आप कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हो पाएंगे, जो नहीं हो पाएंगे वो आप डेरिवेटिव से आएगा। डेरिवेटिव में क्या क्या आता है? आप dy/dx, यहाँ y के बजाय आप fx लिख दें तब भी सही है। अब हम क्या करते हैं? एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकालते हैं तो इसका अवकलन e⁻2x का अवकलन क्या हो जाएगा? e⁻2x, e⁻x का e⁻x होता है, फिर 2x का अवकलन इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। 2 इंटू e⁻2x को ऐसे भी लिख सकते हैं, e⁻x का। ठीक, अगर x कोई भी रियल वैल्यू है तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। उसका स्क्वायर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग टू r, यानी किसी भी रियल नंबर के लिए, फॉर ऑल ये सिंबल है, किसी भी x बिलोंग टू r के लिए क्या आपका e⁻x स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0। ये 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर ये 0 से बड़ा हुआ, इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। इसलिए फलन क्या हो गया आपका? फलन निरंतर वर्धमान है। फलन कैसा होगा? निरंतर वर्धमान होगा। ये आपकी शर्त हो गई। ठीक, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं हम, नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के, बैक करके। दूसरा क्या कह रहा है? ये देखिए y एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अगर दिया है तो इसका भी हम सीधे सीधे अवकलन कर दें। एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स dy/dx, और जो बहुत कुछ लिखते हैं वो आप जानिए। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है आपका? cos x। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? cos x। यदि x बिलोंग करे 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 यानी 0 से लेके 90 अंश तक अगर हम cos का कोई भी मान लें तो क्या वो माइनस में आता है? बोलिए, नहीं आता है ना। क्या आता है?
देखिए आप cos 0 का मान कितना जानते हैं, 1 जानते हैं। फिर cos 45 का मान क्या जानते हैं, 1/√2 जानते हैं। cos 60 का मान कितना जानते हैं, cos 60 का मान क्या जानते हैं, 1/2 जानते हैं। 1/2 होता है, हाँ होता है। cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 1। यानी इस अंतराल में, ये पहली बात है, ये कौन सा अंतराल आप बता सकते हैं, ओपन की क्लोज। जिसका दरवाजा छोटा जान लो ओपन है, मान लो इतना बड़ा घर है, इतना छोटा दरवाजा लगा दे, तब दरवाजे कोई मतलब होगा, ओपन रहेगा क्लोज रहेगा। केवल बताने के लिए इसको मत सोच लीजिएगा कि इतना बड़ा कोई दरवाजा क्यों लगवाएगा, है गणित वाला रहेगा लगवा देगा। तो 0 से π/2 के बीच में अगर देखें हम तो f' क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है। f' क्या हो रहा है आपका, 0 से बड़ा आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं fx = sin x कैसा फलन है, वर्धमान है। इसके बाद वाला जो दिया है π/2 से और वाला, वो आप चेक कर लीजिएगा, हम इसमें चेक कर रहे हैं 0 से π के बीच में। लेकिन अगर x बिलोंग करे 0 से π के बीच में, 0 से π के लिए अगर x बिलोंग करे, x बिलोंग टू इतना 0 से π, तब आप बताइए, अब आप 0 से 90 तक तो देख रहे हैं कि कितना आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। लेकिन 90 से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाता है, उसकी वैल्यू ऋणात्मक आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि हम देखते हैं कि यदि x 0 से π/2 के बीच में है तब तो, है ना, तब तो ये बढ़ रहा है, और f' आपका घट रहा है। कब, अगर यही चीज π/2 से π के बीच में हो जाए। अगर x बिलोंग करे किससे, π/2 से π के बीच में, तब उस स्थिति में f' 0 से छोटा आ गया, तो आधी दूर के लिए छोटा, आधी दूर के लिए बड़ा। क्या कहोगे, इस अंतराल में क्या होगा, ये वर्धमान होगा, नहीं ह्रासमान होगा, नहीं, आधी दूर दोनों है, इसका मतलब ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान। क्लियर हो गया। इसमें अंतराल की बात पूछी गई है कि ये बताइए किस अंतराल में ये वर्धमान है, किस अंतराल में ये वर्धमान है। पहले हम चेक कर लेते हैं, इसका अवकलन कर लेते हैं, dy/dx, ये कितना आ जाएगा 2, है ना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हम हिंट दे दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। इसका अवकलन घात पहले आ गई, ये हो गया आपका 2, देखो ये x² है, x² का अवकलन क्या होता है 2x। फिर इसके अंदर वाले का प्रथम और द्वितीय मान के करेंगे, पहला फलन दूसरे का अवकलन यानी 1 प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन यानी 1, ठीक। तो इसको अगर हल कर दिया जाए तो आ गया सीधे सीधे 2x इंटू x माइनस 2, और इंटू कितने गया आपका, इसको जोड़ेंगे 2x माइनस 2, ये आपका f' आया। अब इसको चेक करते हैं, ये सीधे सीधे कहा गया ये वर्धमान है, ये क्या है, ये वर्धमान है। आप लिखेंगे चूंकि दिया है फलन वर्धमान है, इसलिए इसको हम 0 से बड़ा दिखाएंगे, और 0 से बड़ा दिखाने के बाद ये जो आपके दिए गए, इसको हम बड़ा दिखा करके x की जो वैल्यू प्राप्त करेंगे उससे हम अंतराल बनाएंगे, ठीक है। तो अंतराल की चर्चा अगले क्लास में होगी, फिलहाल इतना ही, इतना नोट कर लीजिए। 8 तक आप कर पाइए करिएगा, लगभग कर लेंगे ना, 10 तक करिएगा। 8 में जो आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे अगले क्लास में, ठीक।